हेलो एवरीवन। आज हम ड्रॉट एरिया और टाइप ऑफ ड्रॉट के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही हम इवोपोट्रांसपिरेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट का बेसिकली मतलब होता है सूखा। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल, वो 75% से कम होती है तो हम ऐसे एरिया को ड्रॉट एरिया बोलते हैं। साथ ही अगर ऐसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल की कमी 25% से ज़्यादा होती है तो ऐसे एरिया को हम ड्रॉट एरिया कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेनफॉल की और यहाँ पे रेनफॉल की कमी होने की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना। अगर एनुअल रेनफॉल पूछे तो 75% से कम अगर रेनफॉल होती है तो वो ड्रॉट एरिया होता है। और अगर रेनफॉल की कमी की बात करें तो 25% से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल की कमी है तो वो ड्रॉट एरिया हो जाएगा। ओके, ड्रॉट एरिया के साथ साथ हम ड्रॉट एरिया, क्रॉनिकल ड्रॉट एरिया और सेवर ड्रॉट एरिया के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ड्रॉट एरिया क्या होता है? अगर सूखा क्षेत्र जो है 20% होगा तो वो कहलाएगा ड्रॉट एरिया। ओके, फिर आते हैं क्रॉनिक ड्रॉट एरिया। क्रॉनिक ड्रॉट एरिया क्या होगा? अगर जो सूखा क्षेत्र है वो 40% है तो वो हो जाएगा क्रॉनिक ड्रॉट एरिया। ओके, फिर आता है सेवर ड्रॉट एरिया। अगर रेनफॉल 50% से ज़्यादा की कमी हुई एक पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब सूखा 50% से ज़्यादा हुआ तो वो सेवर ड्रॉट एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट में फर्स्ट टाइप है मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है? जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 75% से कम होती है तो वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है। ओके, देन एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट में क्या होता है? जो इवापोट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है, मतलब कि बारिश हमारी कम होगी और इवापोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वो हो जाता है एग्रीकल्चर ड्रॉट। फिर होता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है? जो हमने पहले पढ़ा था मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, वो लंबे समय तक चलता है तो वो कहलाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। फिर आता है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है? प्लांट का सॉइल से मॉइस्चर नहीं ले पाता है तो वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। मतलब सॉइल में मॉइस्चर होता है लेकिन प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ओके, तो ये जिससे क्या होता है? प्लांट सूखने लगती है तो ये कहलाता है अपना फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिर एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है? जब ह्यूमिडिटी नॉर्मल से कम होती है तो वो हो जाता है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। अब आते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों का मिक्सअप वर्ड है। इवापोरेशन किससे होता है? सॉइल से होता है। और ट्रांसपिरेशन किससे होता है? प्लांट की पत्तियों से होता है। अगर जो सॉइल का जो मॉइस्चर है और प्लांट का जो मॉइस्चर है दोनों अगर ट्रांसफ़र होते हैं एटमॉस्फेयर पे तो हम उसको बोल देते हैं एक साथ कॉम्बो में इवापोट्रांसपिरेशन। ओके, तो इवापोट्रांसपिरेशन से बचने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक अपनाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट तो है मल्च। ओके, तो मल्च अगर हम मिट्टी है उसके ऊपर मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ उसके ऊपर डाल देंगे जिससे जो सॉइल का है मॉइस्चर ईज़िली एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है, मतलब वाष्पीकृत नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए अपन मल्चिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फिर एक और टेक्निक है एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट में डिफरेंट डिफरेंट मेथड आते हैं। फर्स्ट होता है स्टोमेटा टाइप। स्टोमेटा टाइप में क्या होता है? जो पत्तियां होती है उसकी जो स्टोमेटा होती है, स्टोमेटा से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और यहीं से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ओके, तो यहाँ पे हम उसको रेड्यूस कर देते हैं, या तो स्टोमेटा को हम क्लोज कर देंगे जिसे अपन फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, हर्बीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है फिल्म फार्मिंग टाइप। फिल्म फार्मिंग टाइप क्या होगा? ये हमारी पत्तियां हैं तो इसके ऊपर हम कुछ लगा देंगे जिससे क्या होगा? जो पत्ती का जो मॉइस्चर है वो वातावरण में नहीं जा पाएगा, जिससे इसका जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रहेगा। ओके, तो इसके लिए वैक्सेस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, सिलिकॉन लगा सकते हैं, हाइड्रोकोनॉल की कोटिंग की जा सकती है पत्तियों में। ओके, देन आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में अपन कायोलिन लगा सकते हैं, लाइम लगा सकते हैं और चाइना क्ले लगा सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारा जो वाटर है वो किस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जित होगा? अगर सन का रे पड़ेगा। ओके, सन के रेस के कारण ही वो गर्म होगा और हीट होके फिर वो वाष्पोत्सर्जित होके वो एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा। ओके, तो हम ये जानते हैं कि अगर हम
रिफ्लेक्ट कर देंगे, जो रेस आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इस पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे वो कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ओके, तो इसके लिए हम इस पर्टिकुलर एरिया को कायोलिन लाइम या फिर चाइना क्ले से इसको कोट कर देते हैं, ताकि जो सन रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर होता है ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं वो लंबी होती है, जिससे क्या होता है, ये न्यूट्रिशन को बहुत ही डीप तक से वो ले सकता है। लेकिन जो सॉइल के ऊपर का जो प्लांट होता है वो कम होता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। ओके, जिससे इसकी नमी बरकरार रहती है प्लांट की। ओके, तो ये ग्रोथ रिटार्डेंट हो गया। और नेक्स्ट है अपना विंड ब्रेक। विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक के बारे में तो हर कोई जानता है। विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक में क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर ये एक क्रॉप फील्ड है, तो हम इसके साइड साइड पे लॉन्ग हाइट वाले प्लांट को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, इस प्लांट की सैड इस फील्ड में पड़ेगी तो यहाँ का फील्ड क्या होगा, सन रे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और इस पर्टिकुलर एरिया जो है वो प्रोडक्टिविटी हाई देगा, ड्राई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट पड़ा है इस प्लांट का। तो ये हो जाता है शेल्टर ब्रेक, शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक टाइप का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।